नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में जिसका नाम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स है, जिसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कोई भी डिसलोकेशन पे क्या स्ट्रेसेस लगते हैं अगर मेरे पास, या क्या फोर्सेस लगते हैं अगर मेरे पास कुछ एक्सटर्नल स्ट्रेस है क्रिस्टल पे एक्ट कर रहा है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि स्ट्रेस फील्ड अराउंड अ स्क्रू डिसलोकेशन क्या होती है, यानी स्क्रू डिसलोकेशन जो है उसके अराउंड यानी उसके सबहोताल क्या स्ट्रेस फील्ड होती है, ये हम इस पार्ट में जानेंगे। तो पहले स्क्रू डिसलोकेशन देख लेते। तो हमने ये कुछ स्कीमेटिक्स देखे थे, कुछ डायग्राम्स हमने निकाली थी स्क्रू डिसलोकेशंस की। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑफसेट हमने मार्क किया है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और ये जो लाइन है यहाँ पे इनसाइड अंदर में जो लाइन है ये हमारे टेंजेंट वेक्टर है, इसको मार्क कर लेते हैं, ये मेरी टेंजेंट वेक्टर है। और जो डिस्प्लेसमेंट है कुछ इस डायरेक्शन में आप देखेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसको मैं बर्जेस वेक्टर का नाम दे रहा हूँ। और ये जो बर्जेस वेक्टर है ये पैरेलल है मेरे टेंजेंट वेक्टर के साथ। तो ये मेरे डिसलोकेशन स्क्रू डिसलोकेशन की व्याख्या है। यही स्क्रू डिसलोकेशन हमने वोल्टेरा कट से भी देखा था। हमने देखा था कुछ एक सिलेंडर ऐसे हैं, और अभी अगर मैं इस सिलेंडर के कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क कर लेता हूँ, ये जैसे कि एक्स वाई और जेड इस डायरेक्शन में मैंने मार्क कर लिए। और जो डिसलोकेशन लाइन वेक्टर होगा या डिसलोकेशन टेंजेंट वेक्टर होगा वो अलोंग में जेड डायरेक्शन, यानी ये जो सिलेंडर का एक्सिस है इसके डायरेक्शन पे मार्क कर रहा हूँ। और आपने पढ़ाई था कि ये जो स्क्रू डिसलोकेशन में तैयार करूँगा, ये मैं एक वोल्टेरा कट करूँगा इस सिलेंडर को और शेयर करूँगा जेड डायरेक्शन में, यानी एक्सिस के डायरेक्शन में। उसके वजह से क्या होगा, जो मेरा बर्जेस वेक्टर है वो पैरेलल हो जाएगा टेंजेंट वेक्टर पे। तो ये जो मेरा बर्जेस वेक्टर है यानी मार्क किया है मैंने, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट मेरा बर्जेस वेक्टर है, और ये पैरेलल करूँगा मैं टेंजेंट वेक्टर के साथ। तो टेंजेंट वेक्टर मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो टेंजेंट वेक्टर है इसको मैं कहूँगा डिसलोकेशन लाइन। और ये जो टेंजेंट वेक्टर है, यानी आप ये सिलेंडर हम कंसिडर करेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग ऐसा है, यानी अनंत के तरफ जा रही है ये डिसलोकेशन लाइन, इस तरह से हम करेंगे तो हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होगा वो आसान हो जाएगा। तो हम कंसिडर करते जो डिसलोकेशन लाइन है ये मेरी इनफाइनाइट है, यानी मेरा क्रिस्टल जो है वो इनफाइनाइट है, और मेरे डिस्प्लेसमेंट्स कुछ इस तरह से। तो अभी हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट्स क्या है। तो हमने देखा था कि एक्स डायरेक्शन पे मैं डिस्प्लेसमेंट्स कंसिडर करूँगा u, वाई डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करूँगा v, और z डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट्स कंसिडर करूँगा w। अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो बर्जेस वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पर जब भी कोई डिफॉर्मेशन या जब भी कोई डिफेक्ट आता है मटेरियल में, वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे एटम्स के, आप ये मान के चलिए कि ये एटम्स है यहाँ पे डिस्प्लेस है। तो अभी कुछ डायमेंशंस हम मार्क करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक R0 मार्क किया है और ये जो R है ये मार्क किया है। तो ये जो R0 है ये मेरा बता रहा है ये डिसलोकेशन का कोर। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी थ्योरी है वो अप्लीकेबल नहीं रहेगी। और ये यहाँ पे जो इसके R0 के बाहर जो है वो मेरा कंटिन्यूम मीडिया है, और इस कंटिन्यूम मीडिया में मैं थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी अप्लाई कर सकता हूँ। तो लीनियर इलास्टिसिटी जो वैलिड है वो इस R0 के बाहर ही रहेगी, या डिसलोकेशन लाइन के करीब मैं ये थ्योरी अप्लाई नहीं करूँगा। यानी जो डिस्प्लेसमेंट्स है यहाँ पे ये मेरे लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स है, इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट्स है। तो मैं इलास्टिसिटी थ्योरी से स्ट्रेस फील्ड निकालने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस तरह से इस अप्रोच पे जाएंगे। सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट्स निकालूंगा। मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, उसके बाद मैं डिस्प्लेसमेंट से मैं स्ट्रेंस निकालूंगा, और इस स्ट्रेंस को अगर मैं इलास्टिक मीडियम कंसिडर कर रहा हूँ इसको, तो इस स्ट्रेंस को मैं स्ट्रेसेस के साथ कंपेयर कर सकता हूँ या स्ट्रेसेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस पता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस अगर मुझे पता है तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो मैं डिस्प्लेसमेंट टेंसर्स की बात कर रहा हूँ, मैं तो टेंसोरियल फॉर्म्स ही निकालूंगा। हमने देखे थे डिस्प्लेसमेंट टेंसर क्या है, स्ट्रेन टेंसर क्या है और स्ट्रेस टेंसर क्या है। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट्स किस तरह से।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो shear डिस्प्लेसमेंट है ये सिर्फ मेरे XZ प्लेन में है। XZ प्लेन कौन सा है? अगर आप, ये मेरा X डायरेक्शन है और ये मेरा Z डायरेक्शन है, आप देखेंगे ये जो मेरे डिस्प्लेसमेंट है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ही मेरे डिस्प्लेसमेंट्स है, इस प्लेन में डिस्प्लेसमेंट्स हैं। ये जो प्लेन है यही मेरा डिस्प्लेस हो रहा है। आप देखेंगे कि मैंने ये डिस्प्लेस किया है, ये पार्ट अबव और ये पार्ट बिलो। तो आपको डिस्प्लेसमेंट जो मिल रहा है वो सिर्फ XZ प्लेन में मिल रहा है, यहाँ पे ही मिल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट्स। और ये जो डिस्प्लेसमेंट्स है ये अलोंग Z डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट्स क्या है? x डायरेक्शन में मेरे डिस्प्लेसमेंट 0 है, 0 है। y डायरेक्शन में जैसे v है मेरा y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वो भी 0 है। और w डायरेक्शन में, w यानी z डायरेक्शन में मेरे डिस्प्लेसमेंट है w, और ये जो w है ये मेरे फंक्शन है xy से। तो इसको भी हम समझेंगे। जैसे आप देखेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट्स है, तो मैंने कुछ इस तरह से शेयर कर लिया है। ये अगर आप देखेंगे कि ये इस तरह से मैं यहाँ पे मूव हो रहा हूँ इस XY प्लेन पे, मैंने थीटा डिग्री में यहाँ से मूव हो रहा हूँ, तो मैं Z डायरेक्शन पे मेरे डिस्प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं। कुछ इस तरह से समझिए, मेरे पास कुछ ये इनिशियल पोजीशन है, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, और मैं कुछ इस तरह से मूव करके आ रहा हूँ, तो मैं एक पोजीशन पे पहुँचूँगा जो b डिस्टेंस अपार्ट रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 2 पाई अगर मूव करके आ रहा हूँ, तो मैं कुछ w यानी z डायरेक्शन पे ऊपर चढ़ रहा हूँ। तो ये मेरे XY प्लेन है, ये मेरा XY प्लेन है। तो मैं अगर XY प्लेन में मूव करता हूँ तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है Z डायरेक्शन पे, यानी मुझे W डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, इसलिए मैं इसको फंक्शन ऑफ XY लिख रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ से मैंने शुरुआत की, इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं अच्छे से। अगर मैं इस पोजीशन से चालू कर रहा हूँ और मैं रोटेट कर रहा हूँ, यानी XY प्लेन में मूव कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ से यहाँ तक आके पहुँच गया, यानी आप देखेंगे ये मेरा ऑफसेट हो गया, यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट्स मिल गए। अभी आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको भी, अगर मैं फिर से रोटेट करूँगा इस प्लेन में, तो मैं एक अबव प्लेन पे आके पहुँच जाऊँगा। तो अगर मैं कुछ इस तरह से रोटेट करता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे हम, तो मैं कुछ इस तरह से अगर यहाँ से रोटेट करूँगा तो मैं कुछ इस तरह से अबव जाके पहुँचूँगा। तो मेरा ये 0 पोजीशन था, ये मेरा फर्स्ट पोजीशन था, ये मेरा सेकंड पोजीशन था। तो आप देखेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरे डिस्प्लेसमेंट, मैं XY प्लेन पे जब मूव हो रहा हूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहे हैं मेरे Z डायरेक्शन में। और आप देखेंगे कि जो मैं 0 से 1 गया तो ये जो डिस्प्लेसमेंट थे वो सेम थे, 1 से 2 गया तो मेरे डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेंगे। और सेम थिंग, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ से मूव हो रहा हूँ, यहाँ पहुँच रहा हूँ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहेंगे। अगर मैं 2 पाई से मूव हो रहा हूँ तो जो डिस्प्लेसमेंट्स मुझे मिलेंगे वो सारे सेम रहेंगे। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन, इससे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो W है वो इंडिपेंडेंट ऑफ Z है। यानी अगर मैं Z के डायरेक्शन में मैं मूव हो रहा हूँ तो मुझे जो डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे वो Z से इंडिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि मैं अगर ये 1 to 2 पोजीशन कंसिडर कर रहा हूँ या 0 to 1 पोजीशन कंसिडर कर रहा हूँ या ये पोजीशन से ये पोजीशन भी कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरा जो W है वो इंडिपेंडेंट रहेगा Z से। इसको हम कहते हैं एंटी प्लेन शीयर। और ये जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसके वजह से इसको कहते हैं एंटी प्लेन शीयर स्ट्रेन। तो अगर आपको एंटी प्लेन शीयर स्ट्रेन पता है तो हम डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन अभी ही निकाल सकते हैं, पर हम इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो अगर मैं थीटा पोजीशन मूव हो रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं थीटा पोजीशन मूव हो रहा हूँ तो थीटा पोजीशन इस प्लेन में मूव हो रहा हूँ मैं XY प्लेन पे। तो XY प्लेन पे अगर मैं मूव हो रहा हूँ तो अगर मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊँगा मेरे डिस्प्लेसमेंट, इसको मार्क कर लेते हैं। अगर मैं 2 पाई मूव होता हूँ तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है बर्जेस वेक्टर के करीब। तो अगर मैं थीटा मूव होऊंगा तो मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट्स मिलेंगे तो मान लेते हैं ये x, तो
या जो भी है, इसको इस तरह से समझेगा, ये मुझे जो डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे ये इस तरह से रहेंगे। एक्स नहीं बोलूँगा मैं, यहाँ पे हमने डब्लू लिखा है तो मुझे डब्लू डिस्प्लेसमेंट्स मिलेंगे। इसको डब्लू लिख लेते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट्स किस तरह से, मेरे पास u0 है, v0 है और w फंक्शन है xy का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मटेरियल है ये आइसोट्रॉपिक है। हमने देखा था कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल कौन से होते हैं, जो मटेरियल्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेरे डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है या डायरेक्शन की फंक्शंस नहीं है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है थीटा से, क्योंकि हम लीनियर इलास्टिक थ्योरी कंसिडर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर इलास्टिक थ्योरी हम कंसिडर करेंगे। और ये जो थ्योरी हम अप्लाई करने वाले हैं ये हमारे डिसलोकेशन कोर के बाहर है। यहाँ पे मैंने R0 मार्क करके रखा है, इसके बाहर ही हम अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर ये थ्योरी वैलिड नहीं रहेगी। तो मेरे पास कुछ W इस तरह से आएगा, ये हमने देखा था B W का। तो हम देखेंगे कि ये जो थीटा की वैल्यू है, मैं यहाँ पे ये थीटा है, तो ये थीटा की वैल्यू कुछ इस तरह से है 0 से 2 पाई के बीच में। तो मैं कुछ इस तरह से समझ पाऊंगा, ये मेरा पहला पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन था। अगर मैं 2 पाई आर यानी सरकम्फरेंस कंप्लीट करता हूँ तो मैं कितना डिस्टेंस मूव कर रहा हूँ W डायरेक्शन में, मैं B डिस्टेंस मूव कर रहा हूँ। तो हमने कुछ इस तरह से समझा था, अगर मेरा 2 पाई मूव करता हूँ तो मेरे पास B आ जाता है, और मैं थीटा मूव करूँगा तो मेरे पास कुछ W आएगा। तो मैं W को इस तरह से लिख सकता हूँ B थीटा अपॉन 2 पाई। तो मेरे पास W की जो वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से आएगी। और इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर मैं थीटा की वैल्यू कंसिडर करूँगा, तो अगर मैं ये XY प्लेन कंसिडर करूँगा और थीटा की वैल्यू कंसिडर करूँगा यहाँ पे, तो थीटा को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ये y हो गया मेरा और ये x हो गया। तो मैं थीटा को कुछ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x लिख सकता हूँ यहाँ पे। और ये जो वैल्यू है ये r है, रेडियस है, ये रेडियस है ना, जैसे हमने देखा था यहाँ पे कि हमारा XY प्लेन था, ये थीटा हो गई। और हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ये r डायरेक्शन में, यानी मैं r इस तरह से बढ़ रहे मेरे r, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ r फिक्स कर लूँ, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो आप देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इंडिपेंडेंट ऑफ r है। यानी आप देखेंगे अगर ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ लीनियरली वेरी करेंगे मेरे थीटा के साथ, ना कि r के बराबर। तो ये भी एक क्राइटेरिया है यहाँ पे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट्स है z डायरेक्शन पे, W जो मैं मान के चल रहा हूँ, मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ B अपॉन 2 पाई। थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अभी हम देखेंगे कि जब ये जो कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन है स्ट्रेन की, ये जो टर्म है ये शून्य होनी चाहिए। ये कंडीशन कब आती है, ये मेरी कंडीशन आती है एंटीप्लेन शियर में, ये मेरी कंडीशन है स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी के लिए। तो हम इसमें जाएंगे नहीं, पर आपको ये याद रखना है कि अगर स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो मेरी कुछ इस तरह से कंडीशन आएंगे। स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी यानी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मेरे पास एक डायमेंशन है, ये है, और इसको मैं डिफॉर्म कर रहा हूँ, डिफॉर्म यानी कॉम्प्रेस कर रहा हूँ या टेंशन दे रहा हूँ या शेयर स्ट्रेन दे रहा हूँ, तो कि कुछ इस तरह से डिफॉर्म होगा। यानी 1 2 3 है तो ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ज़रूरी नहीं है इनकी लेंथ और सेम डिफॉर्मेशन हो, बट स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी ये कहता है कि ये कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए, यानी क्रॉस ओवर नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये 1 डैश यहाँ पे आए, 1 डैश यहाँ पे, 2 डैश 3 डैश इस तरह से आए, तो ये क्रॉस ओवर नहीं होना चाहिए, या कुछ गैप्स नहीं रहनी चाहिए, इस तरह से नहीं आना चाहिए। इसको हम कहते हैं स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी। और वो
ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई होगी जब ये आइडेंटिटी सेटिस्फाइड रहेगी, यानी हमारी स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी सेटिस्फाइड रहेगी। आइए चलिए कुछ अभी स्ट्रेन के लिए लिखते हैं। तो मैं स्ट्रेन के लिए जब लिखूंगा तब स्ट्रेन की व्याख्या मैंने कुछ इस तरह से की थी। स्ट्रेन को मैंने इस तरह से लिखा था, ये मेरा कंपोनेंट है स्ट्रेन का और ये मेरा स्ट्रेन टेंसर है। यहाँ पे मेरे पास 9 कंपोनेंट्स हैं और ये जो है EIJ और EJI ये मेरे डिस्प्लेसमेंट्स है। तो हमने देखा था पहले हम डिस्प्लेसमेंट्स ढूंढेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट से स्ट्रेन आएंगे, स्ट्रेन से स्ट्रेस आएंगे। तो मेरे 9 कंपोनेंट्स हैं। अभी 9 कंपोनेंट्स में से मुझे पता है कि 6 ही इंडिपेंडेंट है, तो मुझे 6 कंपोनेंट्स ढूंढने हैं और इस 6 कंपोनेंट्स अगर मुझे पता चलते हैं तो मैं स्ट्रेस निकाल पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, और ये जो कंपोनेंट्स है मैं किस तरह से निकालूंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट से निकालूंगा। तो हमने देखा था कि एप्सिलॉन XX ये क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे u की वैल्यू 0 है, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है x के डायरेक्शन पे, तो ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। उसी तरह से एप्सिलॉन YY ये डेल v अपॉन डेल y है और v की वैल्यू भी 0 है, तो हम देखेंगे कि ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। और एप्सिलॉन ZZ आपने देखा था कि डेल w अपॉन डेल z है, पर हमने बोला था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट्स है z डायरेक्शन पे w ये इंडिपेंडेंट है मेरे z डायरेक्शन से, तो ये भी जो वैल्यू होगी ये भी 0 आएगी। तो मेरे पास ये जो 3 नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट्स हैं ये सारे 0 हो जाएंगे। अभी हम एप्सिलॉन XY और एप्सिलॉन YX इस तरह से कुछ डिफाइन किए थे, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ हाफ ऑफ डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल y। तो आप देखेंगे कि v की वैल्यू 0 है और u की वैल्यू भी 0 है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये भी 0 आएगी। अभी हम देखते हैं कुछ और शेयर स्ट्रेंथ्स। एप्सिलॉन XZ इज इक्वल टू एप्सिलॉन ZX, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ डेल u अपॉन डेल z प्लस डेल w अपॉन डेल x। तो अभी अब देखेंगे कि u की वैल्यू तो 0 है, ये 0 हो जाएगा, तो ये जो टर्म है ये हाफ ऑफ डेल w अपॉन डेल x, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अभी मेरे पास w की वैल्यू इस तरह से, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, अगर w को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ x से, तो मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगा -b अपॉन 4 y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे, ये देखेंगे तो मैं r को लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं इस टर्म को, ये जो टर्म है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा साइन थीटा अपॉन आर। तो ये जो वैल्यू है ये आर स्क्वायर की वैल्यू होगी और y अपॉन आर मेरा आ जाएगा साइन थीटा। तो मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं y अपॉन आर और 1 अपॉन आर, तो y अपॉन आर आ जाएगा साइन थीटा और ये वैल्यू इस तरह से आएगी। तो मेरे पास आ जाएगा -b अपॉन 4 साइन थीटा अपॉन आर इस रिलेशन से। इसी तरह से कुछ और स्ट्रेन कंपोनेंट्स हैं एप्सिलॉन YZ और एप्सिलॉन ZY। तो ये आ जाएंगे हाफ डेल v अपॉन डेल z प्लस डेल w अपॉन डेल y। v तो 0 है यहाँ पे और मेरे पास w है, और इस w को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा y से, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी वैल्यू b अपॉन 4 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ b अपॉन 4 कॉस थीटा अपॉन आर। तो मेरे पास सारे स्ट्रेन्स की वैल्यू आ गई, और इस सारे स्ट्रेन्स की वैल्यू मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। एप्सिलॉन IJ को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। मेरे पास सारे जो नॉर्मल स्ट्रेन्स थे सारी वैल्यू 0 है। एप्सिलॉन XY, एप्सिलॉन YX ये भी 0 है, और मेरे पास जो वैल्यू है होगी एप्सिलॉन XZ, एप्सिलॉन ZX, एप्सिलॉन YZ और एप्सिलॉन ZY। ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन XZ, एप्सिलॉन YZ, एप्सिलॉन ZX, एप्सिलॉन ZY, ये वैल्यूज़ आ जाएगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ नॉर्मल स्ट्रेंथ्स यहाँ पे 0 है। अभी हम इस स्ट्रेंथ्स को स्ट्रेसेस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस।
हमने स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस देखे थे। हमने देखा था कि ये शियर मॉडुलस है, शियर मॉडुलस से मैं नॉर्मल स्ट्रेंथ के साथ रिलेट कर सकता हूँ, और ये लैम्ब्डा मेरा लैमेस कांस्टेंट है। हमने रिलेशंस पढ़े थे जब हमने स्ट्रेसेस को स्ट्रेंथ्स के द्वारा लिखा था। तब हमारे पास अभी ये जो वैल्यूज़ है, अगर ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे पास एप्सिलॉन एक्स, ओमेगा एक्स एक्स, ये स्ट्रेसेस की वैल्यू बोल रहा हूँ, ओमेगा एक्स एक्स, ओमेगा वाई वाई, ओमेगा जेड जेड, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस जो है वो सारे शून्य हो जाएंगे। वही मेरे पास जो एक्स वाई है, टाउ एक्स वाई है, ये भी यानी एप्सिलॉन एक्स वाई शून्य है तो ये भी शून्य हो जाएगा। तो टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स से शून्य हो जाएंगे। मेरे पास वैल्यू आ जाएगी टाउ एक्स जेड की। तो यहाँ पे मैं एप्सिलॉन एक्स जेड की वैल्यू रखूँगा, एप्सिलॉन एक्स जेड यानी ये वैल्यू। तो मैं अगर यहाँ पे रखूँगा तो मेरे पास आ जाएगी टाउ एक्स जेड की वैल्यू, यानी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। ये मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस जी बी 2 पाई साइन थीटा अपॉन आर। उसी तरह से टाउ वाई जेड, ये जो अदर शेयर स्ट्रेस है, टाउ वाई जेड, ये जो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँगा एप्सिलॉन वाई जेड में, तो मेरे पास शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास एक स्ट्रेस टेंसर आ जाएगा। तो स्ट्रेस टेंसर कुछ इस तरह से, यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेसेस सारे शून्य हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस शून्य है। तो ये जो कंडीशन है, आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस स्टेट नहीं रहेगी। मेरे पास सिर्फ डेविएटोरिक स्ट्रेस स्टेट रहेगी। तो सिर्फ मेरे पास डेविएटोरिक स्ट्रेस स्टेट रहेगी। और ये आपको याद रखना है कि मेरे पास कोई हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस स्टेट नहीं रहेगी, सिर्फ डेविएटोरिक स्ट्रेस स्टेट रहेगी। क्योंकि ये जो स्ट्रेस फील्ड है मेरे स्क्रू डिसलोकेशन के अराउंड, ये स्क्रू डिसलोकेशन के अराउंड जब मैं स्ट्रेस फील्ड निकालूंगा, ये जो डिसलोकेशन है किसी और डिफेक्ट के साथ या किसी एक्सटर्नल स्ट्रेस के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो तब हम ये वैल्यूज़, स्ट्रेस स्टेट की वैल्यूज़ हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेरा जो डिसलोकेशन लाइन टेंजेंट वेक्टर है वो z डायरेक्शन पे, यानी z डायरेक्शन के अलॉन्ग है, ये यहाँ पे याद रखना है। तो अगर मेरा टेंजेंट वेक्टर किसी और डायरेक्शन पे है तो स्ट्रेस स्टेट आपको उसी तरह से चेंज करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन के लिए हम देखते हैं अभी हम, तो मेरे पास सिर्फ शेयर कंपोनेंट्स है, यहाँ पे मैंने लिखा था मेरे पास सिर्फ शेयर कंपोनेंट्स हैं और मेरे पास कोई नॉर्मल कंपोनेंट्स नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक स्टेट है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस स्टेट नहीं है। तो यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ मैं, हाइड्रोस्टैटिक नहीं है, मेरे पास सिर्फ डेविएटोरिक स्ट्रेस स्टेट है। तो अभी हम इस स्ट्रेस फील्ड को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। अगर मैं कुछ काउंटर प्लॉट रखूँगा, काउंटर प्लॉट यानी इस स्ट्रेस की इंटेंसिटी क्या है मेरे एक्स पोजीशन से और वाई पोजीशन से किस तरह से चेंज हो रही है, यानी मेरे आर पोजीशन से किस तरह से स्ट्रेस फील्ड चेंज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही पर स्ट्रेस फील्ड चेंज हो सकती है। तो आप देखेंगे ये जो एक्स और वाई प्लेन में मैंने टाउ एक्स जेड और टाउ जेड एक्स इस तरह से प्लॉट किया है। तो आप देखेंगे कि मेरे पास डेविएटोरिक ही स्ट्रेस स्टेट फील्ड है, जो इनर सर्कल्स बता रहे हैं कि मेरी जो स्ट्रेस की इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे जितना छोटा सर्कल उतनी स्ट्रेस की इंटेंसिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे भी टाउ वाई जेड और टाउ जेड वाई, ये मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊँगा। ये इस वैल्यू से मैं काउंटर प्लॉट्स निकाल पा रहा हूँ। आप कोई भी ऑनलाइन या कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके इस वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे तो आपको एक काउंटर प्लॉट्स मिलेंगे और कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको। अगर मैं टाउ वाई जेड या टाउ जेड वाई को कुछ इस तरह से निकालूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से मिल रहा है। आप देखेंगे ये जो स्ट्रेस फील्ड है वो चेंज हो रही है मेरे एक्स और वाई डायरेक्शन से, और जेड डायरेक्शन पे ये इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रेस फील्ड है जैसे जैसे मैं डिसलोकेशन के कोर की तरफ मूव हो रहा हूँ वैसे वैसे वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो इलास्टिसिटी थ्योरी है वो वैलिड नहीं होगा या अप्लाई नहीं होगा। तो ये हमने अभी देखा इस पार्ट में। अभी मैं यहाँ पे रुकूंगा डिसलोकेशन के स्ट्रेस फील्ड के तरफ। तो इस पार्ट में हमने देखा है कि जो स्क्रू डिसलोकेशन के अराउंड क्या स्ट्रेस फील्ड रहती है। हमने जाना कि मेरे पास सिर्फ डेविएटोरिक स्ट्रेस फील्ड रहती है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस फील्ड नहीं रहती है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा हम आगे देखेंगे।
अगले पार्ट में हम जानेंगे कि स्ट्रेस फील्ड अराउंड एज डिसलोकेशन क्या होती है। यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद।